डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GHK अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, इसमें हमने सेलुलोजिक जो फाइबर थे उनको देख लिया था। फिर हमारे चल रहे थे आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी जो सबसे पहले मानव द्वारा निर्मित फाइबर थे रेयन और नायलॉन, उनका हमने एक अलग से टॉपिक बना के उनके जो PYQ हैं उनको देखा है। अब जो बाकी जो रह गए तापसुन्म्य रेसे जो हैं, पॉलिस्टर रेसे जो हैं, जैसे कि आपका डेक्रोन, टेरिलिन, ऑर्लोन, एक्रिलोन, वेरल, जैफ्रोन, है ना, सारन, फाइबर ग्लास या क्रैसलोन या फिर बिकारा, डाइनेल, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं आपके तापसुन्म्य रेसे होते हैं या पॉलिस्टर रेसे जो होते हैं। इनके ऊपर हमने एक ही वीडियो बनाई है। और हमारे जो प्राकृतिक जगत में एक रेशा रह गया था, खनिज रेशे, है ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पुट नहीं होते हैं। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि खनिज रेशे के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और खनिज रेशा जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो उसके भी एक दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो भी मैंने इसी के अंदर ही ऐड कर दिए हैं। तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है आज का हमारा जो है वो उसमें रहेंगे। देखिए, एक तो रहेगा खनिज रेशे, फिर तापसुन्म्य रेशे और पॉलिस्टर रेशे। ये सब जो है इस वीडियो के अंदर जो है रहने वाले हैं। आपको पता है कि नायलॉन है, नायलॉन भी क्या है? एक तापसुन्म्य रेशा है। रेयन जो है वो भी एक कृत्रिम रेशा है। रेयन जो है वो 19वीं शताब्दी का जो चमत्कार माना जाता है और नायलॉन को 20वीं शताब्दी का माना जाता है। ठीक है। और रेयन जो था वो सेलुलोजिक रेशा है और रेयन को जो है अपने पुनर्निर्मित जो है वो कर सकते हैं, जबकि नायलॉन जो है वो क्या है? पुनर्निर्मित रेशा जो है वो नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो है वो पुनर्निर्मित और सेलुलोजिक रेशा जो नहीं है वो जो बनाया था मानव ने, वो बनाया था नायलॉन, इसलिए हमने उसको रेयन के साथ जो है वो ऐड किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक के उदाहरण है? यानी कि संघनक बहुलक के उदाहरण जो है वो कौन है? एक्रिलिक, मोड एक्रिलिक, पॉलिस्टर और नायलॉन। तो संघनक बहुलक जो है वो क्या होते हैं? संघनक बहुलक जो होते हैं वो होते हैं दो या दो से अधिक जो एल्कल के संघनक होते हैं और छोटे अणुओं जैसे कि H2 हो गया, NH3, HCl, ROH आदि के निष्कासन से जो बहुलक बनते हैं उनको क्या कहते हैं? संघनक बहुलक कहते हैं। तो संघनक बहुलक जो है इसमें दिया हुआ है ये है आपका पॉलिस्टर और नायलॉन। ये दोनों क्या है? संघनक बहुलक के उदाहरण है, यानी कि C और D। हमारा आंसर क्या मिल गया हमें? D, केवल C और D। ठीक है, क्या हो गया? C और D। पॉलिस्टर जो है वो, नायलॉन के बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। पॉलिस्टर जो है वो क्या है? पॉलिस्टर किससे बनकर बना होता है? पॉलिस्टर जो है वो बना होता है आपका पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला और पानी और हवा, इन सबको मिला के जो है वो क्या बनता है? पॉलिस्टर बनता है। क्या बनता है? पॉलिस्टर बनता है। और पॉलिस्टर रेशे जो होते हैं उनमें एक लंबी कड़ी मिलती है, किसकी? पॉलीमर की। किसकी? पॉलीमर की जो है वो एक लंबी जो है वो कड़ी मिलती है। ठीक है। डेक्रोन और टेरिलिन ये किसके नाम है? ये पॉलिस्टर के ही अदर नेम है। ठीक है ना। इंग्लैंड में पॉलिस्टर को क्या कहते हैं? इंग्लैंड में पॉलिस्टर को कहते हैं टेरिलिन। क्या कहते हैं? इंग्लैंड में टेरिलिन कहते हैं। ठीक है। और अमेरिका में पॉलिस्टर को क्या कहते हैं? अमेरिका के अंदर पॉलिस्टर को कहते हैं डेक्रान। ठीक है, क्या कहते हैं? डेक्रोन। ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पॉलिस्टर के अन्य नाम क्या है? डेक्रोन और टेरिलिन। डेक्रोन कहाँ पे कहते हैं? डेक्रोन कहते हैं अमेरिका के अंदर, और टेरिलिन कहाँ पे कहते हैं? टेरिलिन कहते हैं इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईहाइड्रिक अल्कोहल की क्रिया से जो तंतु बनता है, यानी कि ये एक रॉ मटेरियल दे रखा है कि इससे कौन सा जो तंतु है वो बनता है? रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीयूरेथीन। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईहाइड्रिक अल्कोहल की क्रिया से जो तंतु बनता है वो होता है आपका पॉलिस्टर। क्या होता है आपका? पॉलिस्टर। ठीक है ना। क्या होता है? पॉलिस्टर। रेयन, नायलॉन ये किन से बनते हैं? हमने अच्छे से देखे हैं। ठीक है। पॉलिस्टर जो है वो किससे बनता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईहाइड्रिक अल्कोहल की क्रिया से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस फाइबर का नाम बताइए, उस फाइबर का नाम बताइए जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज जो है वो डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिएस्टर। क्या हो जाएगा? पॉलिएस्टर। नेक्स्ट देखते हैं।
आर्लोन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन है? आर्लोन। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल, विनाइल क्लोराइड, एक्रिलोसाइट्राइल या टेराफथेलिक एसिड। तो ओरलोन जो है वो क्या है? एक एक्रिलिक रेशा है। कैसा रेशा है? एक्रिलिक रेशा है। एक्रिलिक रेशा जो है वो किससे बनता है? एक्रोसाइट्राइल से बनता है। किससे बनता है? इसके अंदर जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है वो कौन सा होगा? एक्रिलोसाइट्राइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री निम्नलिखित के बीच होती है। तो बताइए कितने डिग्री के बीच जो है वो पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है? 50 से 70, 115 से 140, 90 से 115 या 140 से 165। तो बताइए कितने डिग्री पे होता है ये होता है आपका 115 डिग्री से 140 डिग्री। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हमें बुक के अंदर मैंने भी देखा है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम अगर PYQ कर रहे हैं तो ये देखिए 2 एग्ज़ाम में जो है वो ये आया हुआ है। नेट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और DSSS PGT के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें क्वेश्चन पेपर से मिलते हैं, ठीक है ना। हम थ्योरी करके चले जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ गया पेपर के अंदर तो हम सोचेंगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। होम साइंस की कोई भी किताब जो है, कोई भी बुक जो है वो कंप्लीट नहीं दी हुई है। तो हमें PYQ से बस इतनी ही हेल्प मिलती है कि हमें एक क्वेश्चन का लेवल पता चलता है जो बुक के अंदर नहीं दिए हुए होते, और एग्जामिनर जो हमसे पुट कर लेता है उन क्वेश्चन की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, देखिए एस्बेस्टस, ठीक है, कृत्रिम, वनस्पति, जांतव और खनिज। तो एस्बेस्टस क्या है? एक खनिज है ना, तो कैसे तंतु हो गए? खनिज तंतु हो गए। ठीक है, खनिज तंतु हो गए। और ये खनिज तंतु किस में आते हैं? प्राकृतिक में आते हैं। किस में आते हैं? प्राकृतिक में आते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 एग्जाम में जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। बस एस्बेस्टस से यानी कि खनिज तंतु से इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि खनिज तंतु कौन से हैं, खनिज तंतु इनमें से कौन सा तंतु है जो खनिज तंतु नहीं है, या इनमें से कौन सा है जो खनिज तंतु है, या फिर एस्बेस्टस जो है वो क्या है? सोना है वो क्या है? कोयला चांदी है वो क्या है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि किसकी क्षमता जो है पानी सोखने की कम होती है? नायलॉन, कपास, रेशम और ऊन। तो सबसे कम जो क्षमता होती है वो किसकी होती है? नायलॉन की। इसीलिए नायलॉन क्या होता है? जल्दी सूख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है, कि खिलाड़ियों के द्वारा जो पोशाक पहनी जाती है उसमें कौन से तंतु के बने वस्त्र जो है वो पहनते हैं? स्पेंडेक्स, धातुयुक्त, कांचयुक्त, कार्बन युक्त। तो जो खिलाड़ियों द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं वो किसके बनते हैं? वो बनते हैं आपके स्पेंडेक्स के। स्पेंडेक्स क्या है? एक इलास्टिक टाइप का होता है, यानी कि वो शरीर की आकृति के अनुरूप जो वस्त्र है वो अपने आप ढल जाता है। ठीक है ना, शरीर की आकृति के अनुसार जो है वो वस्त्र अपने आप ढल जाता है। और स्पेंडेक्स जो होता है वो एक रबड़ होता है ना, रबड़, उस जैसे रबड़ को हम खींचते हैं फिर उसको छोड़ते हैं तो अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है, वैसे ही स्पेंडिक्स के जो कपड़े बनते हैं वो बहुत ही लचीले होते हैं। ठीक है, तो खिलाड़ियों के द्वारा हमेशा स्पेंडिक्स धातु या एक होता है आपका नियोप्रीन, उनसे बने जो वस्त्र है वो पहने जाते हैं, क्योंकि उनमें लचक ज़्यादा होती है। क्या? उनमें लचक ज़्यादा होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा मानवकृत सेलुलोजिक तंतु है? कौन सा पूछा है? सेलुलोजिक पूछा है और मानवकृत। ठीक है ना, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और एसीटेट। ठीक है, नायलॉन होता है क्या? नहीं, नायलॉन जो नहीं होता, पॉलिएस्टर भी नहीं होता, एक्रेलिक भी नहीं होता, एसीटेट के आगे इन्होंने रेयोन नहीं लिखा है। ठीक है ना, लेकिन एसीटेट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। एसीटेट जो है वो क्या? एसीटेट रेयोन जो है वो क्या है? एक सेलुलोजिक जो है वो तंतु है। क्या है? एक सेलुलोजिक तंतु है। एसीटेट रेयोन जो है वो किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है सेलुलोज से। उसके अंदर होता है एसिटिक अम्ल होता है और एक और क्या होता है? सेलुलोजिक एसीटेट। इन सब से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है? हमने रेयोन पढ़े हैं, रेयोन कितने टाइप के पढ़े हैं? 3 और 1 4, यानी कि 3 कौन से थे? एक तो था आपका, बताइए कौन सा था? नाइट्रोसेलुलोज है ना, दूसरा क्यूप्रामोनियम, तीसरा विस्कोस। ये तीनों क्या थे? ये पुनर्निर्मित थे, जबकि एसीटेट जो रेयोन है वो क्या है?
पुनर्निर्मित रेयन जो है वो नहीं है, क्योंकि ये एसीटेट अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तंतु लचकदार हैं? देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया है कि कौन से तंतु में लचक होती है, नियोप्रिन, स्पेंडेक्स, सीशल और लायोसेल। तो नियोप्रिन भी लचकदार होता है और स्पेंडिक्स भी लचकदार होता है। और इनका यूज कहाँ किया जाता है? इनका यूज किया जाता है आधारीय जो वस्त्र होते हैं, इनके अधो वस्त्र होते हैं, उनको बनाने में भी किया जाता है। और खिलाड़ियों के जो वस्त्र होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोच की ज़रूरत होती है ताकि वो जैसे भी मूव करें तो उनके वस्त्र जो हैं वो उसी के अनुरूप हो जाए, है ना। तो इसलिए इन दोनों में लचक ज़्यादा होती है, किसमें? नियोप्रिन और स्पेंडेक्स में। ए और बी, हमें आंसर क्या मिल गया? ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आधारीय वस्त्रों यानी कि अधो वस्त्र, ठीक है, के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? अभी अभी बताया था कौन सा तंतु किया जाता है, स्पेंडेक्स किया जाता है। तो इसमें अदर ऑप्शन देखने की हमारी जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक कौन सा है? तो पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक जो है वो कौन सा होता है? एंजोइक, बेसिक, डिस्पर्स और रिएक्टिव। तो पॉलिएस्टर के लिए जो उपयुक्त रंजक होता है वो आपका होता है डिस्पर्स। कौन सा होता है? डिस्पर्स रंजक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन और कारण। पॉलिएस्टर रेशे की पहचान करने के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति में उसे गर्म फिनोल, ठीक है, कैसी? गर्म फिनोल तथा सांद्र निट्रिक एसिड में घोल कर निकालना आवश्यक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। पॉलिएस्टर रेशे की अगर पहचान करनी है तो उसको क्या करेंगे? गर्म फिनोल और सांद्र निट्रिक जो एसिड होता है उसके घोल में उसको निकालेंगे। ठीक है, फिर है पॉलिएस्टर गर्म फिनोल तथा सांद्र निट्रिक अम्ल में दोनों अविलय है। क्या? पॉलिएस्टर जो गर्म है, ठीक है ना, कैसी है ये फिनोल? गर्म, और ये सांद्र है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अविलय होता है। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। ए और बी दोनों सही है। क्या? ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है। सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है। अब देखिए पॉलीमर जो है वो किसके द्वारा बनता है? कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं ना। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा है कि पॉलीमर जो है वो किसका रासायनिक समूह है? अमोइड का, हाइड्रोक्सिल का, कार्बोक्सिलिक का या सल्फोनिक का? तो हमें पता है पॉलीमर जो होता है वो किसका होता है? कार्बोक्सिलिक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिएस्टर रेशे घुलनशील हैं। पॉलिएस्टर रेशे जो है किसमें घुलनशील है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाईमिथाइल फार्मेहाइड में, सल्फ्यूरिक एसिड में या मेटाक्रेसोल में। ठीक है, तो पॉलिएस्टर जो रेशे होते हैं वो घुलनशील किस में है? अघुलनशील किस में थे? गर्म फिनोल में और निट्रिक एसिड में। जबकि घुलनशील किस में है? ये मेटाक्रेसाल में है। और ये मेटाक्रेसाल जो है ये फिनोल का ही एक रूप होता है, व्युत्पन्न रूप होता है। ठीक है ना, इसके अंदर जो है ये घुलनशील जो है वो होता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वह प्लाइबल है, वह है। यानी कि वह रेशा कौन सा है जो अग्नि से भी प्रभावित नहीं होता, ना उस पर अम्ल का प्रभाव पड़ता, ना उस पर क्षार का प्रभाव पड़ता, ना उस पर जंग का प्रभाव पड़ता। यानी कि वो किसी भी तरीके से वो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है। शीशा, एस्बेस्टस, सोना या डाइक्रोन। तो अग्नि से जो प्रभावित नहीं होता है वो रेशा होता है आपका एस्बेस्टस। कौन सा होता है? एस्बेस्टस। और एस्बेस्टस जो है वो किस में आता है? प्राकृतिक जगत में आता है। किस में आता है? प्राकृतिक में आता है। प्राकृतिक में भी किस में आता है? आपका खनिज में आता है। ठीक है ना, देखिए आप एस्बेस्टस से सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, ये एक तो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, या फिर ये पूछ लिया जाए कि अगर आप अग्नि की तरफ जा रहे हो तो आपको किस चीज़ के वस्त्र जो है वो पहनने चाहिए, शीशे के, एस्बेस्टस के, सोना के या टेक्रोन के। तो हमें पता होना चाहिए कि अग्नि शब्द जहाँ आ गया वहाँ पे एस्बेस्टस से बने वस्त्र ही प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिएस्टर बनता है, ये देखिए तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट में हमने ये देखा था कि ऊपर अपनों को ये दे दिया था कच्चा रॉ मटेरियल, और ये पूछ लिया था कि इस रॉ मटेरियल से वो कौन सा रेशा बनता है। ठीक है, अब इन्होंने ये दे दिया कि पॉलिएस्टर बनता है। हमें वैसे ही याद हो जाना चाहिए कि पॉलिएस्टर जो है वो किससे बनता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल और डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है ना। तो हम देखते हैं एक्रिलोनाइट्राइल या विलाइट साइनाइड से, ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल या डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल से, हेक्सामिथिलीन डाईएमिनो एडिफिक अम्ल से, डाईमिथाइल फार्मेहाइड पॉलीमर से। तो बताइए पॉलिएस्टर जो है किससे बनता है? हमारा पॉलिएस्टर जो बनता है वो बनता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल और डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विस्कोस रेयन बनाने वाले घोल का चिपचिपापन उसे
इसमें घुलाकर परखा जा सकता है। यानी कि विस्कोस रेयन जो बनाते हैं उसमें जो चिपचिपा घोल बनता है उसको हम किस में घोल कर परख सकते हैं, ठीक है। 40% एसिटिक एसिड में, तनु सल्फ्यूरिक एसिड में, तरल कार्बन डाइसल्फाइड में, या 80% एसिटिक एसिड में। तो हम इसको परख सकते हैं 40% एसिटिक एसिड में घोल के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिएस्टर तंतु इसमें घुलनशील है। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, क्या क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक, इसमें तो ऑप्शन भी वही सेम है, ठीक है ना। ए पे जो था, बी पे जो था, सी पे जो था, डी पे जो था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है और डिट्टो ही ABC दिया हुआ, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या है देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, या मेटाक्रेसोल से। तो किसमें घुलनशील है, मेटाक्रेसोल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रेशा है, एस्बेस्टस, नायलॉन, आर्लोन, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक रेशे कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ना। कौन कौन से, वनस्पति जगत के होते हैं, जांतव जगत के होते हैं, और खनिज होते हैं। तो अब देखिए इसमें से वनस्पति का कोई है, नहीं है। जांतव का कोई है, नहीं है। खनिज का है, हाँ जी है। कौन सा, एस्बेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है। आर्लोन, नायलॉन, डैक्रोन रासायनिक रेशे, एस्बेस्टस सोना कोयार खनिज रेशे, शीशल रेशम ऊन जांतव रेशे, लीलन रेयोन रेमी वानस्पतिक रेशे, ठीक है। अब देखिए आर्लोन, नायलॉन और डैक्रोन रासायनिक रेशे हैं, बिल्कुल सही है, हमें आंसर हमारा यही मिल गया। अब देखते हैं नीचे वाले में क्या गलत है। एस्बेस्टस सोना और कोयार खनिज रेशे, खनिज रेशे में एस्बेस्टस सोना ठीक है, लेकिन कोयार जो है वो कौन सा आ गया, वनस्पति का आ गया। सीसल रेशम ऊन जांतव है, जांतव में सिर्फ 2 ही आते हैं, ऊन और रेशम। सीसल क्या है, वानस्पति का आ गया, ये भी गलत हो गया। वनस्पति में लीलन सही है, रेमी भी ठीक है, और ये रेयोन क्या है, रेयोन तो आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या मिला हमें, आर्लोन, नायलॉन और डैक्रोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है। प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, वनस्पति जगत होता है, प्राणी जगत होता है, या जांतव जगत होता है, और एक खनिज होता है, ठीक है। ढूंढो, पादप, प्राणीज, खनिज और वनस्पति। देखो प्राणीज होता है, खनिज होता है, वनस्पति होता है, ठीक है। इसमें पादप तंतु जो है वो नहीं होता, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके आना है तो हम पादप तंतु को करेंगे, लेकिन पादप तंतु जो है वो वनस्पति के अंतर्गत आता है। लेकिन इनका डिवाइडेशन जो है वो ये 3 नाम जो हमें दिए हुए मिलते हैं, इसलिए हम इनको प्रायोरिटी करेंगे कि ये सही है और ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विनाइल क्लोराइड से बनता है डैक्रोन, टेरिलीन, नायलॉन या आर्लोन। तो विनाइल क्लोराइड से ये चारों ही नहीं बनते हैं, क्या ये चारों ही नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुआ था, ठीक है। विनाइल क्लोराइड से ये चारों ही नहीं बनते हैं। अगर यहाँ पर विनाइल क्लोराइड की जगह आपको क्या दिया होता, विनाइल साइनाइड दिया होता, क्या दिया होता, विनाइल साइनाइड दिया होता, तो हम किसको टिक कराते, ऑर्लोन को टिक करके आ सकते थे, क्योंकि ऑर्लोन जो है विनाइल साइनाइड से बनता है, संश्लेषित होके बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जो रासायनिक रेशे होंगे वो कम प्रभावित होंगे ना, वनस्पति पे लगेंगे, जांतव पे भी लग जाते हैं कीड़े। पुनर्निर्मित सेल्यूलोजिक तंतु यानी कि रेयोन, इस पे भी लग जाएंगे क्योंकि इसमें सेल्यूलोज है, ठीक है। संश्लिष्ट तंतु इस पे जो है वो नहीं लगते हैं, ठीक है ना, कम प्रभावित जो है वो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है, बताइए अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र कौन सा है। अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे, हम इसमें ढूंढेंगे एस्बेस्टस को, क्योंकि अग्नि का नाम आ गया। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि नोमैक्स, ये नोमैक्स जो होता है वो भी अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र होता है, ये भी किससे बनता है, आपका एस्बेस्टस से ही बनाया जाता है। स्पेंडिक्स का हमें पता है, स्पेंडिक्स क्या है, एक संश्लेषित रबड़ है, इससे क्या बनते हैं, इससे आधारीय वस्त्र यानी कि अधो वस्त्र बनाए जाते हैं, अंडरगारमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं। उसके अलावा खिलाड़ियों के जो वस्त्र होते हैं वो इससे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नाम ध्यान रखना, नोमैक्स, ठीक है ना, कौन सा, ये जो नोमैक्स है ये आप ध्यान रखना, नोमैक्स जो है वो एस्बेस्टस का ही रूपांतरित रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका होता है? सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका होता है? सूती, ऊनी, मोडाइक्लिक या ओल्फिन? हम सबसे पहले इन सब का विशिष्ट गुरुत्व जो है वो देख लेते हैं। सूती वस्त्र का विशिष्ट गुरुत्व जो है वो कितना होता है? सूती का होता है आपका 1.35 से लेके 1.54 तक होता है। ये तो होता है ठोस सूती वस्त्र का, और ये होता है आपका समग्र यानी कि टोटली, तो मान के चलें कि 1.35 होगा, ठीक है। फिर आता है आपका ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र का कितना होता है? इसका होता है 1.31। कितना होता है? 1.31 होता है। कितना होता है? 1.31। और मोडाइक्लिक का कितना होता है? 1.31 से लेके 1.37 तक होता है। 1.31 से लेके 1.37 तक होता है। और ओल्फिन जो होता है इसका कितना होता है? इसका होता है 0.90 से लेके 0.95 तक होता है। तो अब आप बताइए सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व जो किसका हुआ? ओल्फिन का हुआ ना। किसका हुआ? ओल्फिन का हुआ। सूती, ऊनी, मोडाइलिक और ओल्फिन में से सबसे कम जो है वो किसका गुरुत्व हुआ? ओल्फिन का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? अब देखिए खनिज तंतु कौन सा है? ग्लास, एस्बेस्टस, नायलॉन या एसीटेट? तो बताइए कौन है खनिज तंतु? एस्बेस्टस है। खनिज तंतु में और कौन कौन से आते हैं? एक तो आ गया आपका एस्बेस्टस, एक आता है आपका सोना, और तीसरा आता है चांदी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो अपनी ओर पानी को सोखे। क्या? जो अपनी ओर पानी को सोखे, ठीक है। यानी कि पानी की सोखने की क्षमता जो है सबसे कम किस में होती है? ऊन में, एसीटेट में, रेयोन में और सूती में, ठीक है। तो सबसे कम जो सोखता है पानी वो कौन है? आपका एसीटेट। कौन है? आपका एसीटेट। ऊन में, रेयोन में, सूती वस्त्र ये सारे क्या होते हैं? अपनी तरफ पानी को खींचते हैं। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक है। जबकि एसीटेट जो है वो एक हाइड्रोफिलिक रेशा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और हमारे जो टॉपिक चल रहा था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, आज हमने ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और जैसे ही टाइम मिलता है मैं इस टॉपिक की जितने भी अभी PYQ हमने किए हैं वो एक ही क्लास के अंदर आपकी कर दूंगी, ताकि इसके जो 7 पार्ट बने हैं वो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इधर उधर देखना नहीं पड़े। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको एक ही स्लाइड में जो है वो मिल जाएं। मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको सारी जो क्लासें हैं ये मर्ज करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। और आपसे आशा यही करती हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। और आशा ये करती हूँ कि आपकी जो है तैयारी वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमारे पास अभी नेट के लिए और बहुत ही कम टाइम बचा है, और AP का भी पेपर 2 जून को होना है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। तो बस जल्दी से सारे बच्चे जो हैं वो चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे से कंटिन्यूसली बरकरार रखें। पूरे धैर्य से और पूरे प्योर मन से ही अपनी तैयारी को करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।